बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई एक ऐसा नाम जिसने 80 और 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राज किया। उनकी फिल्मों का मतलब था भव्य सेट, सुपरहिट संगीत और एक ऐसी कहानी जो पूरे परिवार को जोड़ती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1999 की ब्लॉकबस्टर ताल के बाद ऐसा क्या हुआ कि घई साहब का वो जादुई हाथ अचानक खाली हो गया? क्यों ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे सितारों के बावजूद यादें जैसी फिल्म औंधे मुंह गिर गई? आज हम इस वीडियो में मुक्ता आर्ट्स के उस डाउनफॉल की परतें खोलेंगे जिसने एक महान डायरेक्टर को रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। चलिए जानते हैं सुभाष घई की पत्नी की वो अनसुनी दास्तां। साल 2000 सुभाष घई के लिए बहुत खास था। वो अपने करियर के 25 साल पूरे कर रहे थे और उनकी उम्र भी 55 साल हो रही थी। ये उनकी सिल्वर जुबली का साल था। इसी दौरान उनके निजी जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। उनकी बेटी मेघना बड़ी हो रही थी और घई साहब महसूस कर रहे थे कि बच्चों के बड़े होने पर माता पिता के साथ उनके रिश्तों के डायनामिक्स कैसे बदल जाते हैं। इसी एहसास ने उन्हें एक नई कहानी की प्रेरणा दी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी भव्य ग्रैंड शैली से हटकर छोटी इमोशनल फिल्म बनाएंगे, यादें। ये कहानी थी एक पिता और उनकी 3 बेटियों के रिश्तों की। सुभाष घई का विजन इस बार ऋषिकेश मुखर्जी या बासु चटर्जी जैसा सादगी भरा सिनेमा बनाना था। फिल्म की कहानी में तीसरी बेटी मुख्य नायिका थी और उसके लिए एक नायक की तलाश। सुभाष घई हमेशा नए चेहरे को मौका देने के लिए जाने जाते थे। एक दिन वो विनोद खन्ना के पार्टी में गए जहां उनकी मुलाकात राकेश रोशन से हुई। राकेश जी ने बताया कि वो अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे हैं, कहो ना प्यार है। जब सुभाष घई ने एडिटिंग रूम में ऋतिक का काम देखा तो वो दंग रह गए। ऋतिक की स्क्रीन प्रेजेंस और मेहनत ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत ऋतिक को यादें के लिए साइन कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त कहो ना प्यार है रिलीज नहीं हुई थी। ऋतिक ने एक छोटे से सपोर्टिंग रोल के लिए हाँ कह दिया क्योंकि वो सुभाष घई जैसे दिग्गज के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यादें की शूटिंग शुरू होने के कुछ ही हफ्तों पहले कहो ना प्यार है रिलीज हुई और ऋतिक रोशन रातों रात भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। दिल्ली के एक होटल में शूटिंग के दौरान लाखों की भीड़ सिर्फ ऋतिक की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। यहीं से शुरू हुई असली परेशानी। सुभाष घई समझ गए थे कि उन्होंने ऋतिक को एक छोटे रोल के लिए लिया है, लेकिन अब जनता उन्हें फिल्म के हीरो के रूप में देखना चाहती है। घई साहब ने अपनी टीम से कहा कि ऋतिक को फिल्म से हटा देना चाहिए क्योंकि कहानी एक पिता और बेटियों की है, न कि ऋतिक की। लेकिन उनके लेखकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लालच में आकर मना कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऋतिक के नाम पर फिल्म के लिए भारी भरकम कीमतें देनी शुरू कर दी। एक प्रोड्यूसर के तौर पर सुभाष घई इस मुनाफे के दबाव में आ गए। उन्होंने रातों रात स्क्रिप्ट बदल डाली। ऋतिक का रोल बढ़ाया गया, उनकी एंट्री पहले की गई और फिल्म का फोकस बाप बेटी से हटकर ऋतिक करीना की लव स्टोरी पर चला गया। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रोडक्ट प्लेसमेंट का ऐसा भद्दा इस्तेमाल किया गया कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। हर सीन में कोका कोला की बोतलें और पास पास का प्रचार फिल्म को फिल्म नहीं बल्कि एक 3 घंटे का विज्ञापन बना रहा था। ऋतिक ने यहाँ तक कह दिया कि यह फिल्म है या किसी ब्रांड का कमर्शियल। जब यादें रिलीज हुई तो ऋतिक के क्रेज की वजह से इसकी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ थी। विदेशों में इसने ज़बरदस्त कमाई की, लेकिन जैसे ही दर्शकों ने फिल्म देखी वो निराश हो गए। फिल्म की कहानी में कोई आत्मा नहीं बची थी। जो स्क्रिप्ट भावनाओं पर आधारित होनी थी वो एक कंफ्यूज फिल्म बनकर रह गई। यादें फ्लॉप हो गई और सुभाष घई को गहरा धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि पैसों के लालच में उन्होंने अपनी कहानी की रूह का कत्ल कर दिया। यादें के फ्लॉप होने के बाद सुभाष घई ने तय किया कि वो वापस उसी ग्रैंड एक्शन और वॉर फिल्म की तरफ लौटेंगे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने मदरलैंड की घोषणा की। ये एक देशभक्ति से भरपूर फिल्म होने वाली थी। घई साहब ने इसके 2-3 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन यहाँ एंट्री हुई डेट्स की समस्या की। उस दौर में शाहरुख खान अपने करियर के चरम पर थे और सबसे बिजी स्टार थे। वही मोहब्बतें के बाद अमिताभ बच्चन का करियर फिर से उड़ान भर रहा था। सुभाष घई की फिल्मों की एक शर्त होती थी, उन्हें एक्टर्स से लंबा समय चाहिए होता था। शाहरुख ने साइन तो कर लिया, लेकिन उनके पास अगले 2 सालों तक घई साहब को देने के लिए समय नहीं था। देवा की तरह यहाँ भी समय की कमी ने एक महा प्रोजेक्ट का गला घोट दिया।
और घई साहब को मजबूरी में मदरलैंड को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। मदरलैंड बंद होने से सुभाष घई बेचैन हो गए। उसी समय लगान और अशोका जैसी पीरियड फिल्मों का दौर चल रहा था। घई साहब को लगा कि उन्हें भी एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो भारतीय संस्कृति को ग्लोबल स्तर पर दिखाए। यहाँ जन्म हुआ किस्ना द वॉरियर पोएट का। सुभाष घई यहाँ इतने ओवर एम्बिशियस हो गए कि उन्होंने इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था कि वो इसे हॉलीवुड के बाजार में बेचेंगे। इसके लिए उन्होंने हजारों लड़कियों का ऑडिशन लिया और अंत में एक विदेशी कलाकार को कास्ट किया और नायक बने उस समय के उभरते सितारे विवेक ओबेरॉय। कृष्णा के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह थी इसकी एक्टिंग स्टाइल। हॉलीवुड के लिए एक्टिंग को बहुत शांत और अंडर प्ले रखना पड़ता है, जबकि बॉलीवुड में थोड़ा ड्रामा और लाउडनेस चलती है। सुभाष घई इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने में बुरी तरह फेल रहे। जब फिल्म रिलीज हुई तो हिंदी दर्शकों को लगा कि फिल्म बहुत ठंडी और बोरिंग है और विदेशी दर्शकों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और लाउड है। म्यूज़िक के लिए उन्होंने ए.आर. रहमान और इस्माइल दरबार जैसे दिग्गजों को साथ लिया, लेकिन हम है इस पल यहाँ के अलावा फिल्म का कोई गाना लोगों की ज़ुबान पर नहीं चढ़ सका। किस्ना एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित हुई। यहाँ एक और गहरी बात समझने वाली है। यश चोपड़ा के पास आदित्य चोपड़ा थे, जिन्होंने यशराज फिल्म्स को आधुनिक बनाया और आगे ले गए, लेकिन मुक्ता आर्ट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। सुभाष घई की बेटियां मेघना और मुस्कान फिल्म डायरेक्शन में नहीं आना चाहती थी। मेघना मैनेजमेंट संभालना चाहती थी। परिवार से कोई नया डायरेक्टर न मिलने की वजह से घई साहब को बाहर के लोगों पर निर्भर होना पड़ा। उन्होंने इकबाल और अपना सपना मनी मनी जैसी फिल्में प्रोड्यूस तो की, लेकिन सुभाष घई का जो अपना सिग्नेचर स्टाइल था उसे आगे ले जाने वाला कोई वारिस नहीं मिला। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जब सबको लगा कि सुभाष घई हार मान चुके हैं, तब उन्होंने सलमान खान के साथ हाथ मिलाया। एक ऐसी फिल्म जो शायद उन्हें फिर से नंबर 1 बना देती। लेकिन फिर मुंबई के साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने फिल्म का भविष्य ही बदल दिया। साल 2008 सुभाष घई एक बार फिर अपनी खोई हुई बादशाहत पाने के करीब थे। उनके पास बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग सलमान खान थे, ए.आर. रहमान का जादुई संगीत था और गुलजार के शब्द थे। फिल्म थी युवराज। सबको लग रहा था कि शोमैन वापस आ गया है, लेकिन किसे पता था कि फिल्म रिलीज होने के मात्र 5 दिन बाद पूरा देश दहल जाएगा और एक आतंकी हमला न सिर्फ निर्देशकों की जान बल्कि एक महान डायरेक्टर के आखिरी बड़े सपने को भी मटिया मेट कर देगा। क्या वाकई युवराज खराब फिल्म थी या उसकी किस्मत ही खराब थी? कृष्णा के फ्लॉप होने के बाद घई साहब ने निर्देशन से थोड़ा ब्रेक लिया। इसी बीच उनकी मुलाकात अरबाज खान से हुई। अरबाज ने बताया कि सलमान उनके साथ काम करना चाहते हैं। ये सुभाष घई के लिए संजीवनी जैसा था। उन्होंने गुरुदत्त की 1962 की फिल्म सौतेला भाई की कहानी को नए सिरे से बुना और युवराज बनाने की ठानी। फिल्म को बेहद भव्य बनाया गया। ए.आर. रहमान ने तुम मुस्कुरा और आजा में हवाओं में जैसे कालजी गाने दिए। संगीत रिलीज होते ही हिट हो गया। कैटरीना कैफ और अनिल कपूर की मौजूदगी ने इसे एक मुकम्मल सुभाष घई फिल्म बना दिया। फिल्म 21 नवंबर 2008 को रिलीज़ हुई। शुरुआत ठीक ठाक थी, लेकिन रिलीज़ के ठीक 5 दिन बाद यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हो गया। पूरा देश सदमे में गया। लोग घरों में कैद हो गए। सिनेमाघर खाली पड़े। मुंबई जैसे बड़े शहर में स्क्रीनिंग रुक गई। ये एक ऐसा सेटबैक था जिससे कोई भी फिल्म नहीं उबर सकती। युवराज कोई बहुत महान फिल्म नहीं थी, लेकिन उसमें इतना दम ज़रूर था कि वो अपनी लागत वसूल कर लेती और शायद हिट भी हो जाती। पर उस वक्त देश का माहौल ऐसा था कि लोग मनोरंजन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। युवराज की विफलता ने सुभाष घई को अंदर से तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब वक्त बदल चुका है। खुद घई साहब ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर आज कोई सुनील गावस्कर से कहे कि मैदान पर उतरो और सेंचुरी लगाओ, तो वो नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका दौर 80 के दशक का था। ठीक वैसे ही सुभाष घई ने स्वीकार किया कि उनके सोचने का तरीका, उनके ड्रामा पेश करने का अंदाज 80 और 90 के दशक के दर्शकों के लिए था। 21वीं सदी का सिनेमा बदल गया है। दर्शक रियलिस्टिक फिल्में मांग रहे थे और घई साहब खुद को उस साँचे में ढाल नहीं पा रहे थे। निर्देशन में लगातार मिल रही हार के बाद सुभाष घई ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को फिल्में बनाने के बजाय फिल्म मेकिंग सिखाने में लगा दिया।
उन्होंने मुंबई में व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल की स्थापना की। आज ये संस्थान एशिया के सबसे बेहतरीन फिल्म स्कूल में गिना जाता है। भले ही वो खुद फिल्में नहीं बना रहे, लेकिन वो हर साल देश को नए कलाकार और फिल्म मेकर्स दे रहे हैं। सुभाष घई का डाउनफॉल हमें सिखाता है कि समय के साथ खुद को बदलना कितना ज़रूरी है। लेकिन उनकी फिल्में, चाहे वो खलनायक हो, सौदागर हो या परदेस, हमेशा हमारी यादों में अमर रहेगी। वो हिंदी सिनेमा के असली शोमैन थे और रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।